नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग इंडो-सिथियंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने मेरे चैनल्स पे आपको सभी के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके। तो चलिए आज हम शकों के बारे में जानकारी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि भारत में जो है, जो भारत में यवन राज्य का उदय कैसे होता है, इंडो ग्रीक्स जो आते हैं उनमें क्या क्या क्रम रहता है दोस्तों, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपके हिंद यवन आते हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक्स आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों शक आते हैं यानी सिथियंस आते हैं। और इसके बाद दोस्तों पहलव आते हैं यानी पल्लवास आते हैं। ये पल्लवास वो नहीं है जो आपने चोल चेर और पल्लवों के बारे में पढ़ा था, ये अलग है, पहलवास हैं, ठीक है। इनको हम दूसरा नाम दोस्तों पार्थियाई भी बोला करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि कुषाण जो है सबसे आखिरी में आए थे। और कल इसको याद करने का हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था, HSPK यानी हस पीके करके हमने याद किया था इसको। उस तरह से आप याद रखोगे कि अगर क्रोनोलॉजी में आता है तो आप उसको बना पाओ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे ये जो शक हैं, इनका जो टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं तो 150 BC से दोस्तों 400 BC तक का इनका जो टाइम पीरियड है, 150 BC से 400 BC तक का आपका शकास का जो टाइम पीरियड है माना जाता है, ठीक है। शकों का समय क्या है 150 BC से 400 AD तक का, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कल आपको बताया था यूनानियों के बाद शक आए। तो शक कब आए थे? सबसे पहले यूनानी आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे, फिर इसके बाद दोस्तों शक आए थे, ठीक है। शकों की 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी दोस्तों? शकों की 5 शाखाएं थी। और इन 5 शाखाओं में जो आपके नॉर्थ वेस्ट वाली यानी पश्चिमोत्तर प्रांत वाली शाखा रहती है वही सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर शासन करती है। चलिए मैं आपको 5 शाखाओं के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी शाखाएं थी। हर शाखा की भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग राजधानियां थी। तो यानी आप समझ सकते हो कि जो शक आए थे तो उनकी जो 5 शाखाएं थी, उन 5 शाखाओं की दोस्तों क्या था कि अलग अलग दोस्तों 5 शाखाओं की राजधानियां थी। और ये जो शक आए थे ये कुछ भाग जो है आपका भारत में देखने को मिलेगा और कुछ जो है आपका अफगानिस्तान वाले प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इनकी 5 शाखाओं के बारे में। जो इनकी पहली शाखा थी दोस्तों ये अफगानिस्तान में शासन करती थी। तो पहली शाखा दोस्तों कहाँ पे शासन करती थी? अफगानिस्तान में शासन करती थी। और आपकी जो दूसरी शाखा थी दोस्तों, दूसरी शाखा आपके पंजाब में शासन करती थी। और जो शकों की दूसरी शाखा थी जो पंजाब में थी उसकी जो कैपिटल थी दोस्तों वो तक्षशिला थी, ठीक है। तीसरी दोस्तों जो शाखा थी, शकों की तीसरी जो शाखा थी वो मथुरा में शासन करती थी। इसके बाद चौथी जो शाखा थी पश्चिम भारत में। यही मैंने बताया कि सबसे लंबे समय तक अगर कोई शकों की कोई शाखा अगर सबसे लंबे समय तक रूल की है तो ये आपकी ये पश्चिम भारत वाली शाखा है, ठीक है। इसके बाद ऊपरी दक्कन यानी अपर डेक्कन वाले पार्ट में, अपर डेक्कन वाला पार्ट आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पूरा पार्ट है आपका, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ऊपरी दक्कन वाले क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जैसे प्रथम शक राजा कौन थे? तो प्रथम शक राजा मोह, आजकल मोए मोए चल रहा है तो आप उससे मोह याद रखिएगा कि मोह। प्रथम शक राजा कौन थे? तो फर्स्ट जो आपके शका रूलर थे वो दोस्तों मोह थे, सिथियंस रूलर। और इनका जो टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो 85 BC से 60 BC तक टाइम पीरियड था। तो पहला इनका जो सबसे पहले शासक थे शकों के, उनका नाम था मोह, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड 85 BC से कब तक माना जाता है? 60 BC तक का माना जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। शक मूलतः मध्य एशिया के थे, चारागाह नोमैडिक की खोज में भारत आए। अब ये चीज़ को आप समझिएगा कि इनका अगर मूल स्थान पूछा जाता है तो मूल स्थान कहाँ से थे? तो ये मध्य एशिया के थे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा कि जब हमने पढ़ा था, जब वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे तो आर्यों के बारे में हमने जब पढ़ा था तो आर्यों में मैंने एक बात बताई थी कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। ये वाक्य किसका कथन है? इसका आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मध्य एशिया से आर्य जो है भारत में आए थे और इसका किस इतिहासकार ने बोला है कि वो मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक है। इसका कमेंट करिएगा, मैं वेट करूँगा। इसके बाद मैंने आपको बताया ये दोस्तों शक मूलतः मध्य एशिया के थे और चारागाह नोमैडिक की खोज में भारत आए। नोमैडिक का मतलब ये होता है एक तरह से
जो एक जगह पे रुकते नहीं हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उसे हम लोग दोस्तों नोमैडिक बोलते हैं या चरागाह बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 58 BC में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर उनको भगा दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एवं विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 58 BC चालू किया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी से विक्रमादित्य की उपाधि प्रसिद्ध हुई एवं संख्या 14 तक पहुंच गई। चंद्रगुप्त, अब इसको मैं बताता हूँ डिटेल में क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि उज्जैन के एक जो रूलर थे, वो लोकल रूलर थे, तो उन्होंने क्या किया, जब शक भारत में आए तो उन्होंने क्या किया कि शकों ने को पराजित कर दिया। तो उज्जैन के एक स्थानीय रूलर ने इनको पराजित कर दिया और पराजित करके इनको अपने देश से ही भगा दिया, यानी अपने उस जगह से भगा दिया जहाँ पर ये लोग आए हुए थे। तो अब जो लोकल रूलर उज्जैन के थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक उपाधि दे दी। वो उपाधि दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। और विक्रमादित्य की जब उपाधि दे दी तो और अगर एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि विक्रम संवत कब चालू हुआ था, तो विक्रम संवत दोस्तों 58 BC से चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 58 BC से। अब बात करें कि 58 BC से क्यों चालू हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि उज्जैन के जो लोकल रूलर थे, उन्होंने जो है 58 BC में शकों को भारत से भगा दिया था, इसीलिए विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड है 58 BC से माना जाता है। और जब साथ में साथ भगाया भी, और दूसरी चीज आप ये ध्यान देंगे कि दूसरी जो उपाधि धारण करी वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। अब आप इनके शकों के बाद से आप देखोगे कि अब तक इतिहासकारों के अनुसार 14 लोग जो हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। पहले जो सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ये उज्जैन का लोकल रूलर था, जिसने सबसे पहले शकों को भारत से भगाया था। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शकों की पश्चिम भारत वाली शाखा ने सर्वाधिक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा लाभान्वित और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी ये वाली जो रीजन, आप ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट वाले प्रांत में जो रूलर्स थे, यानी जो शाखा यहाँ पर थी, तो यहाँ वाली शाखा ने सबसे ज़्यादा जो है भारत में लंबे समय तक रूल किया। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि शकों की पश्चिम भारत वाली शाखा ने सर्वाधिक शासन किया। तो मैंने बताया था पश्चिम भारत वाली कौन सी शाखा थी, तो चौथे नंबर की जो शाखा थी, शकों की जो चौथे नंबर की शाखा थी, तो उसने जो है आपकी ये नॉर्थ वेस्ट वाले प्रांत में सबसे ज़्यादा समय तक रूल किया, ठीक है। गुजरात में, अब एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एरिया आप देखोगे तो ये आपका गुजरात वाला ही पार्ट पड़ेगा। तो यहाँ से जब गुजरात वाला पार्ट होगा तो आप जानते हो कि यहाँ पे कई सारे पोर्ट फैसिलिटीज़ भी होंगी। पोर्ट फैसिलिटीज़ होने की वजह से क्या होगा कि ये लोग एक जगह से दूसरे जगह दोस्तों व्यापार कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में फ़ायदा इनको ये मिला कि ये नॉर्थ वेस्ट वाले प्रांत में थे, और नॉर्थ वेस्ट वाले प्रांत में होने की वजह से इनको फ़ायदा ये मिला कि गुजरात में बगल में समुद्री तल था। तो समुद्री तल होने की वजह से क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी मिल जाती थी, और इनको जो है यहाँ पे लंबे समय तक रुके रहने के लिए समुद्री व्यापार से इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला। तो इस वजह से ये जो है चौथी नंबर की जो शाखा थी, जो नॉर्थ वेस्ट में सिथियंस की डेवलप हुई, तो ये लंबे समय तक रूल करती रही, और इसको फ़ायदा भी मिलता रहा, क्योंकि ये गुजरात के जो सागर था गुजरात का, उससे इनको लाभ मिलता था, यानी समुद्री व्यापार होता था। और साथ में इसी शाखा ने जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। चांदी के सिक्के हमने आपको ये भी बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था सिक्कों से संबंधित बातों में, सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के जारी किए थे, ठीक। हालांकि चांदी के सिक्के सातवाहनों ने भी चालू किए थे, मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा जाके, ठीक। और कुषाणों ने सबसे ज़्यादा दोस्तों सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाने वाले सबसे ज़्यादा कौन थे? तो कुषाणों ने चालू किए थे। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने, जो शकों ने भी चांदी के सिक्के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलाए थे, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक दोस्तों रुद्रदामन था। रुद्रदामन फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक था, और इसका जो है 130 से 150 BC तक इसने गुजरात के बड़े भाग पर जो दोस्तों शासन किया था।
सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जो निर्मित थी का इसका जीर्णोद्धार कराया था। अब इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जो शकों का या बोलो कि ये वाली रीजन थी, मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, नॉर्थ वेस्ट वाला जो सब कॉन्टिनेंट था, इस पार्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई शासक, सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हो कि प्रतापी शासक हुआ तो वो रुद्रदामन था। रुद्रदामन के बारे में आप कई सारी चीज़ें जानते होंगे, तो लेकिन रुद्रदामन का एक पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसने, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रुद्रदामन ने किस झील का निर्माण कराया था। तो मौर्यों द्वारा जो निर्मित झील थी तो उसका नाम था दोस्तों सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का इन्होंने, रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया था, यानी कि दोबारा से उसको साफ सफाई कराने का काम को ही आप जीर्णोद्धार समझ सकते हो, ठीक है। और ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो सुदर्शन झील थी वो उसको किसने बनवाया था, तो उसको दोस्तों मौर्य ने बनवाया था, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। संस्कृत प्रेमी थे, संस्कृत में गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी सुदर्शन झील वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और दूसरा मैंने आपको बताया कि संस्कृत, ये जो रुद्रदामन था दोस्तों, ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, यानी इसको संस्कृत लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार था। और इसने क्या किया कि संस्कृत में एक गिरनार अभिलेख का निर्माण करवाया, ठीक है। गिरनार अभिलेख आप यहाँ देख सकते हो कि गिरनार अभिलेख इसने जारी किया, और संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रेमी था। ये आपका असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण में भी सेंटेंस बनने लायक है कि कौन सा शासक जो है संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रेमी था शकों में, तो आप याद रखिएगा कि वो आपका रुद्रदामन था, ठीक है। संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, और इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिलेंगे, यानी इसके पहले के जितने भी हमको अभिलेख बोले तो इंस्क्रिप्शन जितने भी मिले हैं, तो वो हमें आपको याद रखना है कि वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, ठीक है। और आपने अशोक में भी देखा था, अशोक ने भी प्राकृतिक पाली भाषा का ही प्रयोग किया था अपने उनको जो भी इंस्क्रिप्शन उसने बनवाए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे, तो ये क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे दोस्तों। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कौन क्षत्रप की उपाधि धारण करता था, तो जो शक रूलर होते थे वो आपके क्षत्रप की उपाधि धारण किया करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसमें मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे आपको देख सकते हो कि ये जो है आपका तक्षशिला वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्ट में। मैप थोड़ा देख लीजिएगा, मैप देखेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा मामला सेट हो जाएगा। ये एरोकोसिया है, ये इंडोसिथियंस वाला मैंने पूरा दिखाया है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है आपका इंडोसिथियंस का है। ये सिगल है, और इधर साइड आपका मिन्नागारा है, और ये वाला पार्ट आपका उज्जैन है, ये आपका बारी गाजा है, और ये दोस्तों पाटलिपुत्र है। एक ब्रांच देखो, एक ब्रांच आपकी ये पाटलिपुत्र वाली हो गई, दूसरी दोस्तों एक ये नॉर्थ वेस्ट वाली हो गई, एक उज्जैन वाली हो गई, और एक ये अपर डेक्कन वाली हो गई। ये उज्जैन वाली अपर डेक्कन में ही आएगी, ठीक है। और ये वाली आपकी दोस्तों मथुरा हो गई, ठीक है। और इस तरह से आपको लगभग पूरे पांचों मैंने बता दिया था। एक पंजाब वाले रीजन में हो गई, ठीक। तो ये आपके पूरा शकों वाला जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था HSPK, तो H से मैंने बताया था हिंद यमन, ठीक है। H का मतलब क्या होता है, हिंद यमन। दूसरे नंबर में मैंने बताया आपके सकाश आते हैं, ठीक। तीसरे में नंबर दोस्तों देखते हैं तो आपके आते हैं कौन सा, पहलवास आते हैं, ठीक है। पहलवास हो गए आपके। और चौथे नंबर में आप देखेंगे तो कुशानास आएंगे, ठीक है। ये कुशानास हो जाएंगे आपके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सकाश थे दोस्तों ये आपके मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। लेकिन जो पहलवास होंगे दोस्तों, ये पहलवास कहाँ से आएंगे, पहलवास आपके जो आएंगे वो आपके आएंगे ईरान से, ठीक है। इनका मूल स्थान जो था दोस्तों ईरान था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद आधिपत्य अगर किसी ने किया तो वो आपके पार्थियाई या पहलवास थे दोस्तों। और इसके बाद इसका जो फेमस रूलर था तो गोंडो फर्निस था। इसके समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार हेतु भारत आए थे। तो ये पॉइंट आप क्लियर रख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है पहलवास में। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनका सबसे फेमस रूलर कौन था, तो गोंडो फर्निस सबसे ज़्यादा फेमस रूलर था, ठीक। इनका मूल स्थान कौन था मूल स्थान इनका दोस्तों ईरान था, ईरान का था, ईरान से आए हुए थे मूल स्थान तो जो था इनका।
और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गोंडो फर्निस था, इसी के समय में आपके जो ये सेंट थॉमस जो रहते हैं वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आए हुए थे। और दूसरी चीज़, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब आपके सकास रूलर चले जाते हैं या जो सकास रूलर रूल कर रहे थे, तो उनके बाद ही ये जो है उसी वाले रीजन्स में ये अपना आधिपत्य जमाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ाई करनी है अच्छे से तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं।